सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में लिखा, भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने जजों पर दबाव डाला और जज नौकरी बचाने के लिए फैसला करने पर मजबूर हो गए। जबकि दाराब पटेल ने इंटरव्यू में कहा, हुकूमत ने जानबूझकर केस को कंफ्यूज करने के लिए गुलाम हुसैन की गवाही रखी, जिससे केस खराब हुआ। इन दोनों जजों में से एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ रहा था, लिहाजा इनके एतराफ़ मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी गवाही बन गए। 1970, 1980 और 1990 की दहाई के बेशुमार सियासतदानों और सहाफ़ियों ने भी अपनी किताबों में तहरीर किया। जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए भुट्टो साहब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनाया और इस दौर की अदलिया भुट्टो साहब के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई थी। वक्त ने भी बार बार ये हकीकत सच साबित की, भुट्टो साहब बार बार बेगुनाह और अदलिया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट गुनाहगार साबित होती रही। लेकिन आज तक ना ही उन जजों को बुलाकर पूछा गया और ना ही उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को बुलाकर पूछा गया और ना ही उनसे पूछा गया कि तुम लोगों ने एक बेगुनाह शख्स, एक वज़ीर आज़म और मुल्क की तारीख के बड़े लीडर को फांसी पर क्यों चढ़ाया। वक्त गुजर गया मगर किसी ने जिम्मेदारों को तयन किया और ना हिसाब हुआ। वो तमाम लोग बादशाह प्रमोट हुए, आला ओहदों तक पहुँचे, जनरल, आईजी और चीफ जस्टिस बने, रिटायर हुए और तभी ज़िंदगी गुजार कर कब्रिस्तानों का रिज़्क बन गए। क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट भुट्टो कत्ल केस सुन रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये भी जिम्मेदारों को जिम्मेदार करार दे सकेगी? जी नहीं। शायद ये भी जिम्मेदारों को जिम्मेदार ना कह सके, शायद ये आज भी माजी की बुनियाद सीधी ना कर सके। दूसरी मिसाल मियाँ नवाज शरीफ है। ये 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। इन्हें जुलाई 1993 में पहली बार इक़्तिदार से हटाया गया। इन पर करप्शन के केस बनाए गए, लेकिन ये केस बाद अदालतों में साबित ना हो सके। दूसरी बार इन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हटाया। इन पर हाई जैकिंग का ऐसा केस बनाया गया जिसकी सज़ा उम्र कैद या मौत थी। ये ख़ानदान समेत मुख्तलिफ जेलों में रहे। फिर इस हाई जैकर को सदारती माफ़ी देकर सऊदी अरब भिजवा दिया गया। यूं ही एक ही रात में इनके तमाम मुकदमे ख़त्म हो गए। वक्त ने साबित किया वो सारे केस भी झूठे थे और इनका वाहिद मकसद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यूनिफॉर्म में सदर बनाना था। इस गंदे खेल में अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जनरल मुशर्रफ को यूनिफॉर्म में सदर कबूल किया, बल्कि उन्हें आइन में तब्दीली करने का इख्तियार भी दे दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसके बाद मुल्क को दहशतगर्दी के दोज़ख में धकेल दिया। 2017 में एक बार फिर यही खेल खेला गया। नवाज शरीफ को कमज़ोर करने के लिए 2014 का धरना हुआ। इस्लामाबाद पर यलगार हुई, मुल्क का भरम और मईशत दोनों तबाह कर दी गई। डॉन लीक्स जैसा बयानिया भी गढ़ा गया। आखिर में पता चला इसका मकसद जनरल रईस शरीफ की एक्सटेंशन थी। पानामा स्कैंडल भी इस प्लान का हिस्सा था। वो दौर ख़त्म हुआ तो इमरान खान लाओ प्लान शुरू हो गया। इसके लिए फैज़ाबाद में धरना भी हुआ। अदलिया भी खुलकर इस्तेमाल हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार एहतसाब अदालत जैसी जूनियर कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का निगरान जज तैनात हुआ। सारा केस इस जज की निगरानी में तय हुआ। GIT बनाई गई। GIT ने 10 वॉल्यूम तैयार किए। ये वॉल्यूम नैब के हवाले किए गए। हुक्म दिया गया, आपने इस पर खत लगाकर इसे अदालत भिजवा देना है। लिफाफा खोल कर भी नहीं देखना। यूं मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा सुनाकर जेल में भिजवा दिया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादक और अमीन भी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बादशाह मियाँ नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दिया, फिर पार्टी की आदत से महरूम किया और आखिर में इन्हें ताहयात नाअहल कर दिया। मगर इसके बावजूद अदालत का गुस्सा ना गया। ये इन्हें हर दूसरे तीसरे माह रगेदती रही। इमरान खान के दौर में नैब और अदालत नून लीग के हर उस लीडर के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल हुई जिसे इमरान खान नापसंद करते थे। हत्ता के राना सनाउल्लाह पर हिरवन डालकर इन्हें जेल में फेंक दिया गया। अदलिया और नैब की इस मेहरबानी का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट के किनारे तक पहुंच चुके थे। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से अल अजीज़िया, फ्लैगशिप और इवन फील्ड जैसे मुकदमों के बारे में पूछना शुरू किया तो नैब ने हर मुकदमे में कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं। नैब के वकला ने ये एतराफ़ तक किया, हमें ये केस बना कर दिए गए थे, हमने इन्हें सिर्फ प्रोसेस किया था। सवाल ये है, इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा क्या हुआ?
آپ نے چلتے اور ترقی کرتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور بڑا سیاسی خاندان بھی تباہ کر دیا۔ آپ کو اس میں سے کیا ملا؟ اس بار بھی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی، اور استعمال کی اس کھیل میں 5 چیف جسٹس کے نام آئے: جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار احمد، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی آخری کیس میں بھی باعزت بریت کے بعد یہ 5 چیف جسٹس کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی عزت اور وقار کو کس نے داؤ پر لگایا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ میرا نہیں خیال ان سے کوئی پوچھ سکے گا۔ بھٹو صاحب اور نواز شریف کے بعد تیسرے وزیر اعظم عمران خان کا کیس اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے۔ سائفر کیس میں ان کے خلاف گواہیاں جمع کی جا رہی ہیں۔ 12 دسمبر کو بھی جیل میں سائفر کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا کیس زیر سماعت تھا، اور جیل ٹرائلز میں اب الیکشن کمیشن کی توہین، 190 ملین پاؤنڈز اور عدت میں نکاح کا ایشو بھی شامل ہو چکا ہے۔ کیا آج کوئی شخص یہ گارنٹی دے سکتا ہے یہ تمام مقدمے بھی کل کو ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ثابت نہیں ہوں گے؟ یا مستقبل کا کوئی جج جسٹس نسیم حسن شاہ یا جسٹس دراب پٹیل کی طرح یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ ہم پر دباؤ تھا، ہم نے اس دباؤ میں خان صاحب کو سزائیں دی؟ یا مستقبل کے کسی عدالت میں جب FIA، پولیس، GIT یا کمیشن کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا یہ مقدمے آپ نے بنائے تھے، یہ لوگ العزیزیہ کیس کی طرح انکار میں سار ہلا کر جواب دیں گے ہمیں یہ مقدمے واٹس ایپ پر موصول ہوئے تھے، ہم نے صرف پروسیس کیے؟ اس وقت کا مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عدلیہ ایک بار پھر سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے اس مرتبہ بھی کسی کو بلا کر نہیں پوچھا جائے گا، کسی کا حساب نہیں ہوگا کہ اس کے غلط فیصلوں کی ملک کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑی۔ سوال یہ ہے کیا اس طریقے سے ملک چل سکے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ماضی میں بھی نہیں چل سکا تھا۔ ملک میں اس وقت 6 سابق وزراء اعظم ججوں کی وجہ سے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں: ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، عمران خان، شہر خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف۔ اس ملک میں آ کر وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کر سیدھے جیل کیوں جاتے ہیں؟ اور آخر میں ان کے خلاف بنائے ہوئے مقدمے عدالتوں میں ثابت کیوں نہیں ہوتے؟ آخر کسی نے تو اس کا حساب دینا ہے، آخر کسی نے تو یہ حساب لینا بھی ہے۔ ہم آخر کب تک اپنی حماقتیں تاریخ کے قبرستانوں میں جا کر دفن کرتے رہیں گے؟